जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन लाया हूं, जो डेली सुबह में 50 क्वेश्चन लाया जाता है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। इसमें जो भी 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ से जुड़ते हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा। और जो लोग भी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम से पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली अगर आपको 50 क्वेश्चन बताया जा रहा है और चारों ऑप्शन उसमें बताया जा रहा है तो आपके लिए वो 200 क्वेश्चन के बराबर है। और ऐसे आप महीना में 30 दिन करते हैं तो 6000 क्वेश्चन हुआ। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर 10,000 क्वेश्चन का आपने कलेक्शन कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में 75% क्वेश्चन वहीं से आता है। किसी भी एग्ज़ाम में 10 से 15% ही क्वेश्चन नया पूछा जाता है और बाकी क्वेश्चन सारा प्रीवियस ही पूछा जाता है। तो पढ़ने का सही तरीका है कि आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू होइएगा उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कोशिश कीजिए कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएं। और जो लोग भी जुड़े हैं उनको इससे फ़ायदा मिलता होगा। और वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ के पाने के लिए, सफल होने के लिए उसमें आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी इंसान सफल होता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, ज़रूर सफल होइएगा। और इसका एक एक करके क्वेश्चन का मैं डिस्कशन आपके सामने कर रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन है कि पादप में जड़ों के द्वारा जल का स्थानांतरण का सही क्रम पूछा गया है। पादप मतलब पेड़ पौधा में जल का स्थानांतरण का सही क्रम क्या है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है: मृदा जल, कॉर्टेक्स कोशिकाएं, मूल रोम और जाइलम। मृदा जल, मूल रोम, जाइलम, कॉर्टेक्स कोशिकाएं। मृदा जल, मूल रोम, कॉर्टेक्स कोशिकाएं, जाइलम। मृदा जल, जाइलम, मूल रोम, कॉर्टेक्स कोशिकाएं। तो एक चीज़ यहाँ आपको दिमाग लगाना चाहिए कि जाइलम जब भी होगा ना तो अंत में होगा, जाइलम अंत में होगा। तो या तो आपका आंसर इस तरीक़ा से ए होगा, नहीं तो सी होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो पेड़ों की जल में का अवशोषण यानी कि परासरण के द्वारा होता है। सबसे पहले मृदा में मौजूद जल होता है, उसके बाद आपको कॉर्टेक्स में होता है, मृदा जल के बाद मूल रोम, वही हुआ। और मूल रोम के बाद कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है, जाइलम होता है। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जरूर याद रखिएगा, जाइलम। और फ्लोएम से क्या होता है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन का विकास में मदद करता है। मतलब सेल के डिवीजन में विकास का मदद करता है। तो ऑप्शन है इथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और फ्लोरोजेंस। तो आइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इथिलीन की बात करें, यह एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑक्सिन की बात करें तो मुख्य रूप से यह परोह के शीर्ष पर बनता है और कोशिका के प्रवर्धन के शीर्ष प्रभावित के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी की बात करें, फ्लोरोजेंस। फ्लोरोजेंस या फूलों के खिलने को नियंत्रित करने के लिए होता है। मतलब फूल जो खिलता है, जो फुला जाता है, वही उसमें क्या होता है, फ्लोरोजेंस होता है, उसमें यह मदद करता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र। इसमें NOH, CaOH के होल 2, KOH, NaH4OH। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है KOH होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, KOOH। NOH की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और CaOH के होल 2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और NH4OH को
अमोनिया हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसे अमोनिया के जलीय घोल भी कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक तरफ आपको सूची 1 दिया है और एक तरफ सूची 2 दिया है, इसको मिलान करना है। तो ए में है रक्त प्लाज्मा, इधर है रक्त का अंशकंदन, एल्बुमिन संक्रमण रोग की रक्षा, ग्लोबुलिन हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, अब फाइब्रोजेन। तो आइए इसको मिलाते हैं। तो ए का इसमें हो जाएगा, जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का लगभग 55% भागों में पाया जाता है और यह हल्के क्या होता है, पीले रंग का होता है। तो ए का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे ए में ही एक 3 है और बाकी में कोई में ए का 3 नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बी का जो बात है, तो बी का 4 हो जाएगा। एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है, और ग्लोबुलिन जो है यह आपको संक्रमण रोग से रक्षा करता है, और फाइब्रोजेन जो है यह रक्त को स्कंदन करता है। तो इस तरह चारों को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है एरोगोनाइट, सी है अमोनिया सल्फेट और सोडियम सल्फेट, और डी है कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एरोगोनाइट और कैंचियोलिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, यह मोती में होता है, CaCO3 का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारहीनता से आप क्या समझते हैं? भारहीनता से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, निर्वात की स्थिति, और जब गुरुत्वाकर्षण घटता है उपयुक्त में कोई नहीं। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में भारहीनता से समझा जाता है। निर्वात की बात करें तो निर्वात में वायु दाब शून्य होता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद हो सकता है। जैसे कि चंद्रमा पर निर्वात है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का घटता, यह गुरुत्वाकर्षण घटने पर घटता है, अल्प भार होता है, शून्य भारहीनता नहीं होता है। तो इस तरह इसका ए जो है सबसे सटीक आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मेढक प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्राणी में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ऑप्शन ए है मेढक, 2 में है मत्स्य, 3 में है मानव, और चौथा ऑप्शन जो है केंचुआ। तो इसका सही आंसर जो है आपको केंचुआ हो जाएगा। मेढक में, मानव में और मत्स्य में जो है इन कशेरुकों में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC के अंदर पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन पूछा गया है। हीलियम और हाइड्रोजन, नियोन और ऑक्सीजन, नियोन और हाइड्रोजन, और हीलियम और नियोन। तो बहिर्मंडल में जो होता है ना वह आपको होता है हीलियम और ऑक्सीजन, सॉरी हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। अब बाकी जो है ब्रह्मांड में प्राथमिक और बहुत घटक नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन आपको 78% होता है, ऑक्सीजन होता है 21.6%। तो ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ताम्र के विद्युत अपघटीय परिसंस्करण में विद्युत अपघटय निम्नलिखित में से किसका विलयन है? किसका विलयन है? अम्लीकृत कॉपर क्लोराइड, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, नियोन और हाइड्रोजन,
और हीलियम और नियॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है अम्लकृत कॉपर क्लोराइड इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी की बात करें तो अम्लकृत कॉपर सल्फाइड जो है ना, ये सल्फाइड एस होता है, इसका विलयन नहीं होता है, Cu2S इसका सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंतरिम सरकार जब 1946 में और उनके विभाग को मिलान करना है। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था 1 सितंबर 1946 को, तो सरदार पटेल को पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे ऑप्शन दिखाने के लिए। चलिए सरदार पटेल इसमें पूछा जा रहा है कौन सा मंत्री थे, तो सूचना एवं प्रसारण विभाग मंत्री। सूचना एवं प्रसारण विभाग मंत्री और गृह मंत्री किसके पास था, तो सरदार पटेल के पास था। तो ए का हो जाएगा दू। तो ए का दू 3 ऑप्शन में है, आपको बी में भी है, सी में भी है, डी में। चलिए आगे मिलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और जगजीवन राम कौन मंत्री थे, तो श्रम मंत्री थे। और लियाकत अली खां कौन मंत्री थे, तो वित्त मंत्री थे। तो अब मिलाइए, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है मिलाने के लिए, तो आप अच्छे से मिलान कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। गलत को चुनना है। बस कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। अच्छे से पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई थी। यह बात सही है, 7 प्रकार की चर्चा की गई थी, लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जो संपत्ति के अधिकार जो 19 के 1 से हटा दिया गया और 300 के कम में रख दिया गया। इस तरह यह गलत है। तो अब वर्तमान में कितने हैं, तो 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार का। तो यही गलत है, गलत को चुनना था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और 22 की बात करें तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण प्रदान करना सही है। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 232 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है, यह भी सही है। और यहीं पर आपको हाईकोर्ट पूछता, हाईकोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों के अंत की बात कही गई है अनुच्छेद 18 में। तो चारों ऑप्शन काफ़ी अच्छा तरीका से आपके सामने डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो भाग 22 है, टोटल भाग 22 है। लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या पूछेगा तो टोटल 25 भाग है। तो यही सब जो 9 का क है, ख है, 14 का, ये सब जोड़ा गया है, इससे 25 भाग हुआ है। तो आइए इसमें पूछा है सहकारी समिति। तो सहकारी समिति की बात करें तो भाग 9 के ख में है, भाग 9 के ख में है। और भाग 9 में क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज नागौर जिला राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और 9 का ख कब जोड़ा गया था, तो 197वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, उसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब आप भारतीय संविधान पढ़िएगा तो उससे पहले है कुछ संविधान के इतिहास, तो उसमें ये सब एक्ट दिया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रहता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 84, 1833 के चार्टर अधिनियम
और 1853 के चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार से रिश्वत लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया था। और 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना व्यापारिक और राजनीतिक को अलग किया था। 1833 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, एकाधिकार को समाप्त किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात कही गई और उस समय कौन था? उस समय आपको लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 14, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? मतलब कोई एक नया राज्य बनाया जाता है तो उसमें संसद में संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो संशोधन किया जाता है। तो साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, 2/3 बहुमत एवं आधे राज्य के समर्थन से। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से किया जाता है। किससे किया जाता है? साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और सीमा या नाम में बदलने के लिए संसद के द्वारा साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। और अनुच्छेद 4 के अनुसार इससे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 68 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया था? चौकीदारी कर चंपारण से, वैशाली से, नालंदा से और भागलपुर से। तो यह जो किया गया था आपको चंपारण से किया गया था। कहाँ से? चंपारण। चंपारण बिहार में पड़ता है, जो कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है जहाँ वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। और वैशाली की बात करें तो वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति भी हुआ था वैशाली में। चौकीदारी देने के आंदोलन सर्वप्रथम 1930 के दौरान बिहार में समुद्र तट होने के कारण नमक सत्याग्रह के स्थान पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के पूछा गया कि प्रमुख किसान नेता कौन थे। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो राजकुमार शुक्ल ने ही चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उनको रिक्वेस्ट किया था, बुलाने को कहा था, जिससे तिनकटिया प्रणाली के तहत दुर्दशा से अवगत कराया और बिहार आने का निमंत्रण भी दिया। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे और इसी में कांग्रेस का मिलन भी हुआ था। ब्रजकिशोर प्रसाद की बात करें तो यह गांधी जी के सहयोगी और बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ब्रजकिशोर। स्वामी सहजानंद की बात करें तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? क्या पूछा गया है? नहीं थे। तो यहीं पर आप लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, कौन थे, और आप एग्जाम में सही मार के आइएगा और बाद में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर जो है ना सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन थे। जयप्रकाश नारायण को इसका महासचिव बनाया गया था, नरेंद्र को अध्यक्ष बनाया गया था और अच्युत पटवर्धन इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य में से एक थे।
और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पर आपको प्रथम का चर्चा किया गया है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन RMJ मैकडोनाल्ड सही है। 1930 में प्रथम, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। के दौरान ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। और 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा भी किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और चर्चिल की बात करें तो चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जब 1939 से हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? चीन का पदक दिया गया था। अलवर के महाराजा जय सिंह, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह और जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह और उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ना, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, इन्हीं को चीन का पदक दिया गया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया पर आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 की इसकी मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरुआत किया गया था। लेकिन पूरे भारत में यह कब फैला? 9 अगस्त 1942 को। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथिगो थे। लॉर्ड लिन लिथिगो थे। लॉर्ड लिन लिथिगो थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में संविधान सभा के गठन की बात कहा था कैबिनेट मिशन। और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ऑक्सफोर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव को विफलता से जिसे गांधी जी के उत्तर और उसके विरोध में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। और साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ और 1928 में भारत आया, जिसके विरोध में 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और बेबेल योजना 1945 में शिमला सम्मेलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल बर्मा, लॉर्ड एमहर्स्ट और तृतीय आंग्ल मराठा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और अंग्रेजों के द्वारा विजय, लॉर्ड एलनबरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें गलत को चुनना है। किसको चुनना है? तो कौन सा गलत है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ना, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में नहीं हुआ था। यह गलत है, यही गलत है, गलत को चुनना था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंगस थे। लॉर्ड हेस्टिंगस थे जिनका कार्यकाल जो है 1817 से लेकर 1818 तक था। और लॉर्ड हार्डिंग का जो समय था 1845 से लेकर 46 तक था। सी इसका कर। अब प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1838 से 42 तक। और दूसरा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है, लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो वह 42 से 46 तक थे। ये भी सही है। और अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय, लॉर्ड एलनबरो 1843 सही है। और लॉर्ड एलनबरो के ही शासनकाल में रविवार की छुट्टी की भी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और तारकनाथ दास। तो समाजवाद के जो लेखक हैं ना, वह आपको जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भगत सिंह की बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचना थे
मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ इनका प्रसिद्ध पुस्तक थी। और जवाहरलाल नेहरू ने तो बहुत सारे पुस्तक लिखे थे, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और तारकनाथ की बात करें तो तारकनाथ फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र से जुड़े थे। चलिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में और इलाहाबाद में। तो यह 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित शहीद दरबार में तत्कालीन वायसराय उसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पढ़ा, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन भी कर दिया गया था। लखनऊ से कौन थे 1857 क्रांति में? बेगम हजरत महल। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। और कोलकाता से कोई नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहाँ से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले? 16 अगस्त 1666, 16 मई 66, 18 अगस्त 66 और 14 अगस्त 66। तो देखिए इस क्वेश्चन में है ना, डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 18 अगस्त 66 को उन्होंने जयपुर भवन में कैद थे, उसके बाद वहाँ से वो भाग गए शिवाजी। औरंगजेब के कहने पर राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी आगरा जयपुर भवन पहुँचे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1580 में अकबर के द्वारा नवीन कर प्रणाली दहसाल बंदोबस्त प्रारंभ की गई थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भाग में बांटा गया। वह 4 भाग कौन कौन से, आइए देखते हैं। पोलज, परौती, छच्छर और बंजर। पोलज का अर्थ होता है जिस पर हर साल खेती होती है। परौती का अर्थ है वह छोड़कर खेती होती है, मतलब 1-2 साल वर्ष छोड़कर खेती है। छच्छर का मतलब है 3 से 4 वर्ष खेती नहीं होती है। और बंजर के 5 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर, तो मैं कल भी डिस्कशन जब करा रहा था तो यह क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। तो आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश। चंदेल की बात करें तो खजुराहों का मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। और पल्लव जो है यह महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाया था। और कैलाश मंदिर जो था सही राष्ट्रकूट, यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी बात आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नागार्जुन के द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो माध्यमिक सूत्र, सूर्य सिद्धांत, बृहत संहिता और भागवती सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में शून्यता और सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसी के कारण नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा रचित खगोल शास्त्र का ग्रंथ था। और बृहत संहिता वारामहिर के द्वारा रचित खगोल ज्ञानकोश ग्रंथ था। और भागवती सूत्र जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का, क्वेश्चन है अगला, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो शक के द्वारा, हिंद यूनानी के द्वारा,
गुप्त के द्वारा और कुषाण के द्वारा। तो सबसे पहले जो सोने का सिक्का है ना, हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था, हिंद यूनानी। और शक जो है इन्हें चांदी के सिक्के जारी किया था, और गुप्त ने इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्का जारी किया था। सबसे अधिक सोने के सिक्का जारी कहेगा तब गुप्त, अशुद्ध सोने का सिक्का जारी कहेगा तब कुषाण। तो अब तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी, सबसे ज़्यादा गुप्त, सबसे शुद्ध कुषाण, और शक चांदी का सिक्का जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वैदिक काल में ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग की जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद से। वैदिक काल में कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। ऑप्शन ए की बात करें तो ऋग्वेद, इसमें कुल शब्द नहर, नाली के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन परंतु इसकी विस्तृत सिंचाई प्रणाली का उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद की बात करें तो कर्मकांड और यज्ञ की उपाधियों से संबंधित है, और सामवेद संगीत और गायन, स से संगीत और स से सामवेद। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मांग का नियम, मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है। तो ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, एक और तीन। तो इसमें क्या पूछा गया है? आपसे सही पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कीमत घटने से मांग बढ़ती है। मतलब किसी भी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो उसका मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मान लीजिए जो चावल 20 रुपये के जी बिक रहा था, अगर वही चावल आपको 10 रुपये के जी बिक जाएगा तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है, जस्ट उल्टा होता है। मान लीजिए वही चावल 40 रुपये के जी हो जाएगा, पहले 20 था, तो उसका मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसका मांग घटे या बढ़े, कीमत बढ़े, जैसे नमक। नमक आपको 100 रुपये भी के जी होगा, आपको उतना ही यूज करना है। नमक 10 रुपये भी के जी होगा तो आप नमक उतना ही यूज कीजिएगा। तो इसलिए कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनको कांस्टेंट कर दिया गया है, कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है, यह गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोटेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक, अंगटाड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच। तो यह जो जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष में कितनी बार? तो वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वर्क के द्वारा दर्शाया गया था? फिलिप्स वर्क के द्वारा दर्शाया गया था। वास्तविक और नॉमिनल मजदूरी के बीच विपरीत संबंध, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध, नॉमिनल मजदूरी और रोजगार की दर के बीच सकारात्मक संबंध, मुद्रास्फीति और नॉमिनल मजदूरी की दर के बीच के सकारात्मक संबंध। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क और उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा गया है? तो प्रत्यक्ष कर जो है ना, यह आपको सीमा शुल्क नहीं है, सीमा शुल्क नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निगम कर की बात करें तो यह एक
प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर है। आयकर की बात करें तो इनकम टैक्स है, यह भी प्रत्यक्ष कर है। और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? कुड़प्पा, धरवाड़, गोंडवाना और विंध्य। किस से होता है? तो यह जो होता है ना, विंध्य से होता है। विंध्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विंध्य या भवन निर्माण सामग्री जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, हीरा, पन्ना, गोलकुंडा हेतु प्रसिद्ध है। कुड़प्पा की बात करें तो यह मुख्य रूप से तांबा, कोबाल्ट, एस के लिए प्रसिद्ध है कुड़प्पा। धरवाड़ की बात करें तो भारत में सबसे समृद्ध धात्विक खनिज है जो लोहा, सोना, मैग्नीज और चट्टान। और गोंडवाना जो है भारत का 98% कोयला इसी क्रम की चट्टान से मिलती है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो है बिटुमिनस पाया जाता है। और सबसे अच्छी प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु और विभिन्न प्रकार के विदेशी पादप एवं जंतु। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। भारत सरकार के द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1988, 1972, 1982 और 1986। इसमें चारों जो ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन इससे रिलेटेड है और हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है और यही चारों ऑप्शन आपको डाला जाता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1988। 1988 स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, लेकिन इसके बाद 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति आई। तो स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो 1952 हो जाएगा और नई वन राष्ट्रीय नीति पूछेगा तो 88 में, जिसके तहत देश में कुल भाग पर 33% भाग पर वन का अनावरण लक्ष्य रखा गया। 72 की बात करें तो वन जीव संरक्षण अधिनियम और 1886 की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1982 जो है नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था 12 जुलाई को शिवरामन समिति के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है लुसाई पहाड़ी किस राज्य में है? लुसाई जो पहाड़ी है यह भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो लुसाई पहाड़ी की बात करें तो यह मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में लुसाई पहाड़ी है, जिन्हें मिजो की पहाड़ी भी कहा जाता है। मिजोरम राज्य में त्रिपुरा के सीमा पर स्थित है। इसके सबसे ऊंची चोटी फंगवईपुई ब्लू माउंटेन है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तब पटकाई बुम, डाफला, मिसमी की पहाड़ी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पटकाई बुम, डाफला, मिसमी। असम की बात करें तो मिकिर और कार्बी की पहाड़ियाँ और त्रिपुरा जो है जम्पुई की पहाड़ियाँ त्रिपुरा में हैं। जम्पुई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गलत कथन को चुनना है। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, यह बिल्कुल सही है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, यह भी सही है। भारत के औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है, यह भी सही है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करता है, यह भी सही है। यानी कि जो चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों स्टेटमेंट सही है। तो गुजरात के सीमा कितना लगता है? 1214 किलोमीटर लगता है।
और 9 राज्य जो कौन कौन सा है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और 4 जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, वह 4 राज्य कौन कौन से हैं केंद्र शासित, दमन और दीप, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध जो है यह किस नदी पर है? बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो माता टीला बांध जो है यह बेतवा नदी पर है। कहाँ पे है? बेतवा नदी। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। इसे महारानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी कहा जाता है। माता टीला को ही लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी कहा जाता है। गोदावरी की बात करें तो जयकावाड़ी फुलवरम परियोजना गोदावरी नदी पर। कृष्णा नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी, कावेरी मेटूर बांध और शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है? मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। दमन और दीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 91.85, डाटा भी याद रखिएगा, कभी कभी डाटा पूछ देता है। 91.85 साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान है। उसके बाद अंडमान है, उसके बाद दादर नगर हवेली है, उसके बाद है दमन और दीप, और लास्ट में है दादर नगर हवेली इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किस नदी पर और किस राज्य में जयकावाड़ी बांध अवस्थित है? तो मैं अभी जस्ट कुछ ही देर पहले इसका चर्चा भी ऊपर किया हूँ। रावी नदी पंजाब, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र और पेरियार नदी केरल। तो यह किस नदी पर है? तो यह गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। जयकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र। रावी नदी पंजाब की बात करें तो इस पर थिन बांध है, रणजीत सागर बांध इसी पर स्थित है। और बनास नदी राजस्थान में है, इस पर विशलपुर बांध स्थित है। क्या है? विशलपुर बांध स्थित राजस्थान। और पेरियार नदी केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? खारे जल, मीठे जल, गंदे जल और ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वह आपको खारे जल में भी होता है और मीठे जल में भी होता है, गंदे जल में नहीं होता है। तो इस तरह डी आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 42 का। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑर्थिनोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी और ऑफियोलॉजी। तो यह किसके अंदर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑर्थिनोलॉजी जो है ना, यह आपको पक्षी से संबंधित यानी बर्ड से। डॉक्टर सलीम अली भारत का बर्डमैन कहा जाता है, मतलब पक्षी का मैन कहा जाता है किसको? डॉक्टर सलीम अली को। ऑफियोलॉजी की बात करें तो सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी में। एग्रोस्टोलॉजी की बात करें तो एग्रोस्टोलॉजी जो है कीटों से अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो टोटल वायुमंडल में अक्रिय गैस कितना प्रकार के पाया जाता है? तो 6 प्रकार के अक्रिय गैस पाया जाता है। टोटल अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो 6। आर्गन, रेडॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। और एक अक्रिय गैस कौन सा है? आपको हीलियम भी अक्रिय गैस है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो केवल रेडॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सभी पाया जाता है। रेडॉन नहीं पाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बोरीविली जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में है। बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपको कितना था, क्वेश्चन नंबर 45, 48 आ गया, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सीरियल गड़बड़ा गया था। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम की बात करें तो सोडियम आपको दूसरे स्थान पर आता है। सोडियम दूसरे स्थान पर आता है। कभी कभी इसका क्रम भी पूछा जाता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, लास्ट में मैग्नीशियम आता है। क्वेश्चन नंबर 46। काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आता है। काराकोरम और लद्दाख, ट्रांस हिमालय, बृहद ग्रेट हिमालय, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक वा हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख आता है। ट्रांस हिमालय उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गैडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में ही है। बृहद हिमालय एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी है। मध्य हिमालय पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी श्रेणी में है। और शिवालिक जो हिमालय के सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक जो है। क्वेश्चन नंबर 47। वायु संरक्षण समांतर देखा जाता है। वायु संरक्षण जो है यह समांतर देखा जाता है ढाल में, आराम में, मरुस्थल में और सिल्ली में। तो यह जो देखा जाता है मरुस्थल में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, तो मरुस्थल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है। तो बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश। तो यह आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और कन्हेरी की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर में कर्नाटक में है। और गोवा की बात करें तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। और मध्य प्रदेश जो है कान्हा बांधवगढ़ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा, लंदन, मैड्रिड और वियना। तो IMO का जो मुख्यालय है ना यह आपको है लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में। जिनेवा किसका किसका मुख्यालय, तो WHO का, WTO का, ILO का, WIPO का मुख्यालय कहाँ है, सब जिनेवा है। मैड्रिड जो है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड है। और वियना की बात करें तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना है। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के दृष्टि से। और आप लोग ज़रूर इसे अच्छा से देखिएगा, समझिएगा। और जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। अगला क्वेश्चन जो है फेडरल असेंबली किस देश की संसद के नाम है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा गया है क्वेश्चन से। हर टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन डाला गया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। फ्रांस से, मिस्र से, तुर्की से और स्विट्जरलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। फ्रांस के संसद के नाम की बात करें तो नेशनल असेंबली है या पार्लियामेंट। और मिस्र के पीपुल असेंबली है। मिस्र के क्या है, पीपुल असेंबली है। और तुर्की की बात करें तो ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की के है। और भारत के संसद के नाम क्या है,
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के संसद का नाम क्या है। तो इस तरह टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने काफ़ी अच्छा तरीक़ा से किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ से जोड़ते हैं उनको सभी आगामी एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी सचिवालय का एग्ज़ाम, बिहार 10+2 वाला एग्ज़ाम एसएससी, परिचारी का एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बीपीएससी 72वीं सभी एग्ज़ामों के लिए यह सीरीज़ काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमको और आगे मनोबल बढ़ाएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि मैं जो भी चीज़ देता हूं आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।